नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किए थे कि सर शेयर में कंटिन्यूसली एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है, क्या कब इस कंपनी रिकवरी करेगा। तो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके रिकवरी भी कर रहा है। और मैंने आपको जो रेंज मार्किंग करके दिया था कि उस रेंज बाउंड के बेसिस में कंपनी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब पहले एक बार नीचे आए, उसके बाद वो ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से वो ऊपर जा रहा है। तो एक रेंज के हिसाब से कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब भी कोई स्टॉक रेंज के हिसाब से ट्रेड करे तो आपको बहुत शानदार तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग मिल जाते हैं, क्योंकि रेंज ट्रेडिंग हर कंपनी नहीं करता है। आपको वही कंपनी ढूंढना है जिस कंपनी का मार्केट कैप एटलीस्ट 1 लाख करोड़ के ऊपर है। दूसरी बात, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। जैसे आप आप कह सकते हैं लार्ज कैप टाइप कंपनी में। तो लार्ज कैप टाइप कंपनी में जब भी कोई रेंज के बेसिस में ट्रेड बना, मतलब मान के चलिए शेयर यहाँ पे था, नीचे से ऊपर गया, फिर से नीचे आए, और यहाँ पे फिर से एंटी बना, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से एंटी बने। तो इस तरीके से रेंज के हिसाब से बार बार वो ट्रेड करते रहे, तो इसको कहा जाता है रेंज ट्रेडिंग। तो रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से फाइनेंशियल जियो फाइनेंस के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो पहले लिस्टिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया, नीचे आए, यहाँ पे एंटी बना, फिर से टारगेट हो गया, यहाँ पे फिर से नीचे आए, फिर से वही लेवल को टेस्ट किया, और देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक जा रहा है। तो एंटी लेवल से अगर टारगेट तक हुआ तो 28% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन हुआ है, तो मेरा एंटी इस टॉप लेवल में है, तो अभी कहाँ पे जाऊँ, क्या करूँ, तो उसके लिए मैं बता दूं, जियो फाइनेंस रिलायंस ग्रुप के एक बेस्ट कंपनी है। देखिए, जियो फाइनेंस, आप जियो नाम का सुनकर सब शायद आपको यही लग रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर है। बिल्कुल नहीं। जियो फाइनेंस एक्चुअली फाइनेंस के ऊपर है। फाइनेंस के ऊपर मतलब मान के चलिए एनबीएफसी है, मान के चलिए पेमेंट जो गेटवे है, साथ ही साथ स्टॉक जो सिक्योरिटीज कंपनी है, तो वो भी इसी कंपनी हैंडल करेंगे। तो अभी बिजनेस कंपनी का स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके चलते कंपनी का पी रेशियो इतना हाई देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोग मुझे एक कमेंट्स भी किए हैं कि सर पी रेशियो 6300 इसीलिए देखने को मिला। देखिए, पीई रेशियो का मतलब क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब कितने अर्निंग हुआ, कितने प्राइस पे कितना अर्निंग हुआ, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी जो बिजनेस कर रहा है तो उसमें कितना अर्निंग हो रहा है। तो उस बेसिस में परसेंटेज वाइज कितना अर्निंग हो रहा है, तो पी रेशियो के हिसाब से बात करूं तो हमेशा पी रेशियो कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर हो तो एक बेस्ट पी रेशियो माना जाता है। 10 के लेवल में नीचे दिख मतलब नीचे में जाए तो उसको लो पी रेशियो कहा जाता है, अपर साइड में जाए तो हाई पी रेशियो कहा जाता है। और यहाँ पे तो पी रेशियो कितना है, 6300 के आसपास है। तो लोग तो देखकर ही चौंक जाएगा, तो कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं। कंपनी का बुक वैल्यू देख लीजिए, कंपनी का बुक वैल्यू 2 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी के बुक वैल्यू के नजदीक है। और बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का बुक वैल्यू अभी बहुत छोटा है, बुक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होगा, और बिजनेस जब स्टार्ट होगा ये पी रेशियो आपको एक रेंज में दिखेगा। हाँ, एटलीस्ट थोड़ा सा पी रेशियो हाई तो जरूर दिखेगा, फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट 60 के अंदर ही पी रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो नेट प्रॉफिट है, वो 31 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है। अगर बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो पिछले बार कंपनी का कर्जा था करीबन 750 करोड़ के आसपास। आज इस बार कंपनी का जो कर्जा है वो जीरो हो चुके हैं। कंपनी का रिजर्व जो है वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, करीबन 1,14,000 करोड़ के आसपास था। अभी इस बार 1,09,000 के करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल रिजर्व देखने को मिला। तो रिजर्व का भी ग्रोथ हुआ, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, कंपनी का कर्जा भी कम हुआ, जिसके चलते कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे एज ए लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। बिजनेस जब स्टार्ट हो जाएगा और भी आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा, और भी आप क्लियर हो जाएंगे कि इस कंपनी के ऊपर आगे चल के आपको करना क्या है। तो इन्वेस्टर देखिए भर भर के होल्डिंग्स को उठा लिया, क्योंकि वो उसको पता है कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, इसलिए वो लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। उस लोगों को पता है कि कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम करने वाले हैं, जिस सेक्टर के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, वो हाई ग्रोथेबल सेक्टर है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग 10 to 20 ईयर्स में
इंडिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में बैंक्स और फाइनेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ वीडियोज़ का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो एटलीस्ट 60 टू 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। अभी देखिए जियो फाइनेंस का चार्ट पैटर्न तो मैं पहले दिखा चुका हूँ। कंपनी एक रेंज के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेक किया तो एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। और जो लोग मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता ही है, जब भी नीचे आया था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया, जब इस रेंज को भी टच किया तब भी मैंने वीडियो बनाकर शेयर किया, जब इसको ब्रेकआउट हुआ तब भी वीडियो बनाया। देखिए मैं बार बार एक ही कंपनी के बार बार वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि कोई भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी के ऊपर हमेशा आपको वॉच करना है, कि ऐसे नहीं कि बाय कर लिया और छोड़ दिया, भूल गया, ऐसे बिल्कुल मत करिए। कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, सारे पैरामीटर्स को चेक करना है। अगर पैरामीटर्स चेक करते रहेंगे तो आपको कभी भी लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कभी भी गलतियां दिखेगा, कभी भी नेगेटिविटी दिखेगा तो आप एग्जिट होने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। मान के चलिए आपने यहाँ पे बाय किया और आप सोच रहे हैं कि मेरा मैं एक मान के बाद दिखूंगा, कहाँ पे भी जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं 1 मंथ के बाद देखूँगा। आप देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओपिनियन आपका है, मगर ऐसे काम मत करिए। अगर आप ट्रेडर्स हैं, तो आपको हमेशा कंटिन्यू उसके ऊपर वॉच करना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कि वॉच कर लिया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो चलो मुझे प्रॉफ़िट मिल गया, मैं एग्ज़िट कर लूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए। अगर आपका टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपको भरोसा है कि जिस रेंज के बेसिस में कंपनी ट्रेड कर रहा है, उसी रेंज तक जब तक ना जाए तब तक एग्ज़िट मैं करूँगा नहीं, तो उसको कहा जाता है पेशेंस। तो पेशेंस आप दिखाएँगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप छोटे प्रॉफिट में ही खुश हो जाएंगे और बड़ा लॉस लेकर बैठे रहेंगे। तो बाकी आप किस तरीके से डिसीजन लेकर काम करते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट। इसका होल्डिंग्स भी मेरे पास है। इसके ऊपर मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग लिया हूँ, कहाँ पे लिया मैं अभी दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, जिस कारण के वजह से मैंने ट्रेड लिया हूँ। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो ROE बेस्ट है, कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, कर्जा जीरो है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। अभी देखिए HDFC जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक बात को आप ध्यान रखना, जब मार्केट बुल रन में होते हैं लोग क्या करते हैं, उस टाइम में ही स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करते हैं, उस टाइम में ही म्यूचुअल फंड करते हैं। तो लोग म्यूचुअल फंड के ऊपर पैसा ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा होगा, तो डायरेक्टली पैसा किसके पास जाएगा, जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, जितने सारे AMC कंपनी है। तो अपकमिंग टाइम्स में अभी जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको देखने को मिला है 438 करोड़ के आसपास, अपकमिंग टाइम्स में इसका प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग ज़्यादा निवेश करेंगे, लोग ज़्यादा म्यूचुअल फंड करेंगे, तो डायरेक्टली फ़ायदा इस तरीके से कंपनी को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सर HDFC को मिलेगा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है। HDFC AMC भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो इसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट से एसेट को कलेक्ट करके, मतलब पैसा को कलेक्ट करके वो एक फंड बनाते हैं, उस फंड के हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट टाइम में हर कोई बड़े-बड़े इन्वेस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फांड आ जाता है, क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो हर कोई व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं मार्केट की तरह से, और जब मार्केट बेरिश रन में, मतलब मार्केट कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, तो वो उस टाइम में लोग माल बेचकर भाग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए पिछले जो रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो गया और यूएस में रिसेशन चलते हुए मार्केट में करेक्शन देखने को मिला था, तो उस टाइम में भी देखिए इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया, कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग नहीं आया। तो इसका मतलब हाई ग्रोथेबल कंपनी है। तो इसका खराब सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छे टाइम में भी तो और भी अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन में देखिए खुद का स्टेक को बढ़ा दिया, ऐसे नहीं कि स्टेक को बेचा। 2021 में एफएस के पास 9.5%, डीएस के पास ऑलमोस्ट 6% का होल्डिंग था। आज देखिए एफएस के पास कितना, 16.5% के आसपास, चलो 16% के आसपास पकड़ लेता हूँ, और डीएस के पास कितना, 20.5% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तो ये एक अलग लेवल का होल्डिंग्स है, अलग लेवल का ग्रोथ कंपनी के ऊपर दिखने को मिला, जिसके चलते मैंने ट्रेड लिया। और ट्रेड लेने के पीछे और एक रीजन भी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए कंपनी के ऊपर जो कर्जा है एकदम जीरो है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और कंपनी का जो ट्रेड रिसीव है उसमें कंपनी के ऊपर हाईएस्ट ट्रेड्स जो रिसीव हुआ है करीबन 216 करोड़ के आसपास, आज तक की हाईएस्ट ट्रेड कंपनी रिसीव किया। जब कंपनी का इतना ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बन रहा है, क्या उसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा तो कहाँ पे करूंगा। तो फाइनली वो ट्रेड किस तरीके से बना, जो आप देखिए, आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था, मैंने खुद ट्रेड, अभी भी मेरा ट्रेड कंटिन्यू है। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स, मतलब यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, और मैं टारगेट लेके चला हूँ 3600 के आसपास।
तो 3600 के आसपास टारगेट लेके चल रहा हूँ, जो इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। लाइफ टाइम हाई के नीचे है तो एक प्लस पॉइंट है। जब भी कोई ट्रेड कोई भी लाइफ टाइम हाई के स्विंग हाई के नीचे बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। अभी धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं। टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा क्योंकि टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं है। 40% का टारगेट है। अगर 1 साल भी लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 40% का रिटर्न तो कहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इसके ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर सबसे पहले एक बड़ा अपडेट मैं दिखाना चाहूंगा। वो अपडेट कुछ इस तरीके से है। आप सॉरी माफी चाहता हूँ। तो अपडेट कुछ इस तरीके से है कि टाटा मोटर्स एक बिग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, और वो भी किसके साथ? इंडिया के सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक के साथ, जो है एचडीएफसी बैंक। और वो भी देखिए और कमर्शियल व्हीकल्स फाइनेंसिंग, मतलब कमर्शियल व्हीकल्स के लिए एक बिग डील साइन कर चुके हैं। देखिए मान के चलिए कमर्शियल व्हीकल बेचेंगे तो डायरेक्टली वो एचडीएफसी बैंक के साथ वो मतलब एक एमओयू साइन कर रहा है कि जितना इंश्योरेंस होगा, सॉरी जितना फाइनेंस होगा वो आप एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली बैंक एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा, और इंडिया के नंबर 1 बैंक इसके ऊपर कोलैबोरेट मतलब डील कर रहा है, तो इसका मतलब बैंकिंग का भी फायदा होगा और टाटा मोटर्स का भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो एक एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं तो बड़े कंपनी के साथ, और इसी न्यूज़ के चलते हैं मुझे लगता है टाटा मोटर्स में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस और भी बढ़ने का चांसेस है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, मेरा खुद का ओपिनियन क्या है मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मेरे एटलीस्ट जो होल्डिंग पीरियड है, मैंने जो होल्ड्स किया इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा मैंने होल्डिंग रखा हूँ, और वो भी अराउंड 70 to 80 रुपीज़ के आसपास जब मार्केट गिर रहा था और एकदम लोअर साइड में था तभी मैंने एंट्री लिया था। और मैं ए बी एक्चुअली मेरा एंट्री लेवल 100 के ऊपर था, मैंने एवरेज किया 70 जब गया था वहाँ पे एवरेज किया तो मेरे एवरेज लेवल 80 के आसपास देखने को मिलेगा। तो वहाँ से एक धीरे धीरे करके जर्नी स्टार्ट हुआ और आज 700 के आसपास चल रहा है, 720 के आसपास चल रहा है। तो एक 10 टाइम्स के आसपास ऑलमोस्ट कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो फिर भी मैं इसके लिए खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग जर्नी के लिए टाटा मोटर्स के ऊपर रहना चाहता हूँ। और जब जब इसके ऊपर कोई भी ट्रेडिंग बने, कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बने और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बने, तो वो ट्रेड में इनिशिएट किया। फर्स्ट एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड एक्चुअली टारगेट हो चुके हैं। चलो एक बार मैं ट्रेड आपको दिखाई देता हूँ। टाटा मोटर्स आप एक बार चार्ट को देख ही लीजिए, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टाटा मोटर्स के ऊपर क्या बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी यहाँ तक बन चुके थे। तो ऑलमोस्ट 31% के आसपास एक बार मुझे टारगेट मिल गया। तो सेकेंड मेरा जो कुछ क्वांटिटी है, मेरा पूरा का पूरा क्वांटिटी यहाँ पे सेल अप नहीं किया, कुछ क्वांटिटी में कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसको मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं करीबन करीबन 1140 तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि सर इतना बड़ा टारगेट कहाँ से मिला आपको? देखिए कहाँ से मुझे नहीं मिला, मुझे चार्ट से ही मिला। हाँ, तो आप भी ढूंढ सकते हैं। देखिए एक लंबा जर्नी से एक बटन मिला। तो 2016 में 2015 में बना था, 2015 15 से 18 तक, सॉरी 2017 तक एक कप बना, उसके बाद सॉरी एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना। तो यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, इसका मतलब है इसको रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स कहा जाता है। इस पैटर्न को फाइनली यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना इस चीज को, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा एक शोल्डर बना, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर दिया, मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया हूँ। अभी देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे पहली बार एंट्री हुआ था रॉकेट की तरह टारगेट दिया, अभी भी रॉकेट की तरह देगा, ऐसे होगा नहीं। मार्केट है, रॉकेट नहीं है कि हमेशा वो भागते रहेंगे। कभी ना कभी रुकेगा, कभी ना कभी वेट करेगा, और कभी ना कभी आपको थोड़ा सा पेशेंस का भी ध्यान रखेंगे आपका। तो जिस लोगों के पास पेशेंस है उसको प्रॉफिट मिलेगा। और इस प्रॉफिट मुझे अगर 2 साल के बाद भी मिले, 2 साल के बाद भी मिले, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साल के बाद भी अगर इस तरीके से टारगेट मिले तो टारगेट मिलेगा करीबन 90% के आसपास। तो 90% मतलब सोचिए एटलीस्ट 45% के आसपास ईच ऑफ द ईयर, मतलब एवरेजली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 45% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो किस बात की देरी है आपके पास है, तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, तो प्लीज एक बार रिसर्च करके ही काम करना। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है पाउल मर्चेंट्स लिमिटेड। तो पाउल मर्चेंट लिमिटेड जो है वो एक फाइनेंस कंपनी है, और सबसे बड़ी बात है कंपनी एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। 357 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी का प्राइस देखिए करीबन 3400 के आसपास है। मुझे एक कंपनी की एक चीज अच्छा लगा, कंपनी का बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कंपनी का अंडर वैल्यूड कंपनी है।
तो इसीलिए कंपनी ने शायद कंपनी ने बोनस देने का अनाउंसमेंट किया। हर एक के बदले कंपनी को 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। 18 तारीख को इसका बोनस का अनाउंसमेंट हुआ। तो कंपनीज के ऊपर जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मेरे वीडियो में हमेशा आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो सोच समझ के करिए, आपके रिसर्च के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।